सुनिए, लास्ट क्लास में हमने किया था सबसेट। सबसेट से फिर से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं थे इसमें। ठीक है, सबसेट हमने पढ़ा था। सबसेट क्या होता है हमने कहा था, ध्यान से देखिएगा इसको। आ जाइए, हमने आपको ये बताया था A is a subset of B if what, every element of A is an element of B। अगर A का हर एलिमेंट B का भी एक एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि A is a subset of B। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था क्लास। तो बेसिकली अगर आपको देखना है तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर ए बी का सबसेट है, आप कह रहे हो तब होगा जब ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो। मतलब अगर मुझे बी का सबसेट बनाना है तो मुझे बी के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। किसी सेट का सबसेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे ये आप पे निर्भर करता है। आप हो सकता है एक भी एलिमेंट ना लो तब भी एक सबसेट बनता है, जिसको आप एम्प्टी सबसेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सेट में अगर 10 एलिमेंट है, मान लो 10 है, आप हो सकता है एक भी एलिमेंट लेके ना बनाओ सबसेट, तो वो कौन सा सबसेट बनेगा, एम्प्टी सबसेट। हो सकता है आप एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ, तो कितने टोटल मिलेंगे एक एक एलिमेंट वाले, 10। फिर आप हो सकता है दो दो एलिमेंट लेके बनाओ, फिर तीन तीन एलिमेंट वाले, फिर चार चार एलिमेंट वाले। ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट एक साथ ले सकते हो, 10 के 10। यही कर सकते हो ना। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि भाई सबसेट फाइंड करो, मान लो मेरे पास एक सेट दिया हुआ है a इक्वल टू a कॉमा b। मैं कहता हूं फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ a, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ a। तो क्या होगा बताओ, एक एम्प्टी सेट तुरंत लिख दोगे पहले तो, उसके बाद एक एक एलिमेंट वाले दो बनेंगे, एक सिंगलटन ए और सिंगलटन बी। उसके बाद दो एलिमेंट वाले कितने बनेगा, एक ही बनेगा, कौन सा, ए कॉमा बी। चार टोटल बन गए। ठीक है ना। अगर मैं, ये हो गया एक एग्जांपल, अगर मैं ए सेट लेता, सपोज करो ये मैंने कराया था फाइव सिंगलटन फाइव। तो अब आप देखो ये वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर है, बस फर्क क्या है कि ए की जगह पे फाइव सेट है और बी की जगह पे सिंगलटन फाइव सेट है। तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, क्या होगा, एक फाइव होगा, एक सिंगलटन फाइव होगा, एक सिंगलटन सिंगलटन फाइव होगा, है ना, और एक फाइव कॉमा सिंगलटन फाइव। तो दीज आर द सबसेट्स ऑफ फाइव कॉमा सिंगलटन फाइव। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ढाई नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें कहा था डिफाइन पावर सेट एंड फाइंड द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट, फाइव कॉमा सिंगलटन फाइव। आपके एग्जाम में हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो आपको सबसेट समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है। अब सबसेट की एक और लाइन याद रखिएगा सबसेट होने के लिए, जो ज्यादा आवश्यक है वो ये है कि A is a subset of B if and only if, अब इसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया बस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, आ जाओ, implies x belongs to B, फॉर ऑल x belongs to A implies x belongs to B। इसको समझो, ये क्या कह रहे हैं, अगर A को B का सबसेट बोलना है, अगर A को B का सबसेट बोलना है तो A का हर एलिमेंट, every element that belongs to A must also belong to B। Every element of A has to be an element of B। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई, समझ रहे हो। शब्दों में नहीं लिखा है मैंने, किसमें लिखा है, मैथ्स में। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है, ध्यान सुनना इस बात को, अगर मैं कह रहा हूं कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो। एक ही बात है या नहीं। मतलब अगर मैं कहूं कि हर बच्चे को ग्राउंड में बैठना है, इसका मतलब मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई बच्चा क्लास में नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा क्लास में नहीं होना चाहिए जो ग्राउंड में ना हो। तो वही है, अगर मैं कह रहा हूं कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो। ठीक है ना। तो वह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, कौन, एक्स, कहां, ए में, कैसा, सच दैट, जो बी में ना हो। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, दो तरीके से समझ सकते हो, एक ये कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए,
और एक ऐसे भी समझ सकते हो कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो। दोनों डेफिनेशन एक ही चीज की है, इसकी दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो जब भी आपको बताना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, या तो आप हर ए के एलिमेंट को बी में दिखाओ, या आप ये दिखा दो कि ए में ऐसा कोई नहीं है जो बी में ना हो। क्लियर है? इसको बोलते हैं, ये हम आगे जब प्रोपोजिशनल कैलकुलस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है ये पहली वाली स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे चल करके, बट ये भी जरूरी है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे कहना है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा क्या घटना घटे, ऐसा क्या हो प्रॉपर्टी इसके पास, है ना, कि मैं कह सकूं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्या दिखे मुझे कि मैं कह पाऊं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो पहले ये देखो कि ए बी का सबसेट कहते कब है हम, जब ए का हर एलिमेंट बी में हो। तो कब नहीं होगा ए बी का सबसेट, जब ए का कम से कम एक एलिमेंट हो जो बी में ना हो, ये नहीं कि हर एक ना हो, एक भी मिल जाए बस जो ना हो बी में, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ए सेट था मेरा ए कॉमा बी कॉमा सी, और मान लो बी मेरा सेट है सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा एफ, है ना। अब मैं ये पूछूं आपसे, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है ना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन क्या ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है? नहीं, एक ही है बस नहीं है, कौन कौन सा? बी। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कहना है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो उसके लिए बस आपको ये बताना है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, ये बताना है। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ए इज सबसेट ऑफ बी कब होता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। दूसरा क्या होता है कि देयर इज नो एलिमेंट इन ए व्हिच इज नॉट इन बी। और ए बी का सबसेट कब नहीं होगा? जब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन ए व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, जब ए में कम से कम एक ऐसा मिले, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिले जो ए में हो पर वो बी में ना हो, तब हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं। ऐसा नहीं कि ए के हर एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी में, ठीक है, एक कम से कम होना चाहिए ए में जो बी में ना हो। ठीक है, तो सबसेट कब होगा समझ में आ गया, सबसेट कब नहीं होगा वो भी समझ में आ गया। एक एलिमेंट बस ढूंढना है ए में जो बी में ना हो, तो मैं कह दूंगा ए बी का सबसेट नहीं है। और अगर मुझे कहना है कि ए बी का सबसेट है, तो हर ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ए का हर एलिमेंट बी में दिखना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट था जो हमने कल कवर कर लिया था, ऐसा मैं बस आपको रिवाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट था आपका इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, कब इक्वल होते हैं? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको सेट थ्योरेटिकल आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, दिस विल ऑलवेज बी, ठीक है, ये हमेशा यूज किया जाएगा। जब भी मुझे दो सेट को बराबर दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा वो दो सेट बराबर हैं? देखो, हर चीज के बराबर होने की अलग डेफिनेशन है। जैसे अगर मुझे कहना है कि दो मैट्रिसेस बराबर है, तो दो मैट्रिसेस बराबर कब होती है? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो और ऑर्डर भी बराबर, ऑर्डर भी बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर, ठीक है ना। दो पॉलिनोमियल बराबर कब होते हैं? जब उनकी डिग्रीज बराबर हो और उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स भी बराबर। तो दो क्वांटिटीज के बराबर होने की डेफिनेशन अलग अलग है। नंबर्स बराबर कब होते हैं? दो, जब दोनों नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉप करो तो एक ही जगह पे आए, वो क्या होते हैं? बराबर। जैसे 1/2 कर दो या 2/4 कर दो, दोनों की पोजीशनिंग एक ही जगह है, ठीक है ना। तो नंबर्स बराबर कब होते हैं, मैट्रिसेस बराबर कब होती हैं, पॉलिनोमियल्स बराबर कब होते हैं, सबका बराबर होने का मतलब अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही आपका सेट बराबर कब होता है, उसका मायने अलग है। सेट बराबर तब होता है जब पहला वाला दूसरे में कंटेन हो, दूसरा वाला पहले में, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो, तब कहते हैं कि ए और बी क्या है? बराबर, ठीक है ना। आई बात समझ में? या ऐसे भी आप कह सकते हो, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोला जा सकता है, दैट इज, दिख रहा है कलर? हाँ, ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। याद रखना, मैंने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। आ जाओ,
ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इसको देखिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, सपोज करो ए सेट है अपना ए बी सी, सपोज करो बी सेट है अपना बी सी डी, है ना, सपोज करो सी सेट है अपना बी सी ए। तो अब अगर मैं देखूं तो क्या ए बी के बराबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन उनमें ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है, केवल बी और सी है, ए है ही नहीं, है ना। तो ए बी के बराबर नहीं है। क्या ए सी के बराबर है? तो देखो ए का हर एलिमेंट है सी में और सी का भी हर एलिमेंट ए में है, दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में है, इसका मतलब ये बराबर है। क्या बी सी के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बी में एक एलिमेंट डी है जो सी में नहीं है, या यूं कहो सी में एक एलिमेंट ए है जो बी में नहीं है। अब आप ऑब्जर्व करो, आप देख पा रहे होगे ए बी सी तीनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। ए बी सी तीनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन क्या ए बी सी में कोई भी बराबर है क्या? केवल केवल कौन बराबर है? ए और सी। ठीक है, कौन बराबर है? केवल ए और सी। क्लियर है? तो याद रखना, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि दो सेट के बराबर होने का मतलब ये नहीं होता कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर। दो सेट के बराबर होने का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे ऐसे, या तो ऐसे बोलो कि दोनों एक दूसरे में कंटेंट है, या तो ऐसे बोलो बोथ ऑफ द सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स मतलब जो जो ए में है वो बी में है, जो जो बी में है वो ए में, है ना। हाँ, ऑर्डर से मतलब नहीं। ऑर्डर तो वैसे भी सेट में मैटर नहीं करता ना, किसी भी ऑर्डर में लिखो सेम सेट होता है। क्लियर है ये? उसके बाद हम आगे एक और छोटा सा कंसेप्ट था, ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ सेट? ऑर्डर ऑफ अ सेट तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। व्हाट इज ऑर्डर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is called the order of the set, है ना। और एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ए। है, तो याद रखिएगा ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? मॉड ए। क्या लिखते हैं? मॉड ए। तो मॉड ए मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही निकाल रहे हैं, ये तो सेट है, नंबर थोड़ी है। ये क्या है? सेट है। तो सेट के का मॉड लगाने का मतलब हुआ उसमें नंबर काउंट करके बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूं, देखिएगा इधर, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ए आपका सेट है, सपोज करो वो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर सपोज करो 24 से कम है ना, जिनका स्क्वायर 24 से कम है। कौन से इंटीजर्स आएंगे इसमें? 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा, बस। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज मॉड ए, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मॉड ए कितना हो गया? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मॉड ऑफ सेट। क्लियर है ये? नेक्स्ट आते हैं पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? सेलेक्ट ए बी एनी सेट, है ना, देन द collection of what? All subsets of A. Subsets of A is called what? The power set of A. Power set of A, and it is denoted by what? इधर देखो सब, अगर ये कोई सेट है तो जितने भी उसके सबसेट्स है ना, एक उनका जो कलेक्शन बनेगा उसको क्या बोलते हैं? उस सेट का पावर सेट। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पीए से। तो पीए का मतलब क्या है? यहाँ पे पी ऑफ ए का मतलब है वो सारे दुनिया के सेट सच दैट जो कि सबसेट हो किसके? ए के।
दुनिया के वो सारे सेट लेने हैं जो ए के सबसेट है ना। तो वो जो कलेक्शन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, सेट का पावर सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहता फाइंड पावर सेट ऑफ, अभी जो मैंने बताया था एग्जांपल, पाई कॉमा सिंगलटन पाई, पाई कॉमा सिंगलटन पाई, क्या आएगा इसका पावर सेट? तो आंसर व्हाट इज पीए? तो पीए में आ जाएगा, एक तो एम्प्टी सेट आएगा, एक सेट एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट बनता है। उसके बाद एक एक एलिमेंट वाले सबसेट बनाओ, तो एक एक एलिमेंट वाला एक ये बन जाएगा सिंगलटन फाई, और एक बन जाएगा इसको सेट के अंदर डाल दो, है ना, सिंगलटन सिंगलटन फाई, और एक दोनों एक सेट में डाल दो दोनों एलिमेंट। अब ये छोटा सा अदना सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया 2.5 नंबर का, विद द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, डिफाइन पावर सेट एंड फाइंड द पावर सेट ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, पता है ना आपको, कंपलसरी क्वेश्चन होता है पहला वाला, है ना। उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते, वो तो सबको हो जाने चाहिए, 15 नंबर तो वो सबके हो जाने चाहिए, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें केवल डेफिनेशन एग्जाम्पल यही सब पूछता है, कुछ भी खतरनाक नहीं पूछता, है ना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यानी कि A is the set 3,7, find PA and what is order of A and what is order of power set of A। ऑर्डर का मतलब समझते हैं ना आप, जिसकी जिस सेट के ऊपर मॉड लग जाए उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, करो इसको सॉल्व। पावर सेट ऑफ ए भी कितने एलिमेंट, मॉड ऑफ अ सेट का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। ठीक है, मॉड ऑफ, वही ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, जिस भी सेट के ऊपर मॉड लग गया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। ठीक है? देखो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो पहले, हाँ देखो, पहली बात ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है ना। कितने एलिमेंट है ए में, देखो गिनो, दो, पहला बी पार्ट का उत्तर आपने दे दिया। आपको ए पार्ट में पावर सेट ऑफ ए निकालना है ना। पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए पहले तो उसमें एम्प्टी सेट एक रखोगे ही रखोगे, उसके बाद एक एक एलिमेंट वाले सबसेट्स लिखो। एक एक एलिमेंट वाले कौन कौन से बनेंगे, एक 3 होगा, एक 7 होगा, फिर दो दो एलिमेंट वाले रखो, तो दो दो एलिमेंट वाला तो एक ही बनेगा ना, कौन सा, 3 7। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पीए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन पीए कितने एलिमेंट है बेटा इसमें बताओ? 4। ठीक है, क्लियर है ये? लिख लो। ठीक है, बड़ा सुंदर राइटिंग में लिखा तुझे। राइटिंग हमेशा सुंदर होनी चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर की कॉपी चेक करने का मन नहीं होता है। घटिया से राइटिंग में लिखोगे ना, उसको लगता है अरे हो गया ठीक है लिखा होगा, चलो। ठीक है, सुंदर सुंदर लिखा है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ बेटा, बातें मत करो आपस में, क्वेश्चन करो। हर एक, ऐसे देखो ना, 3 एलिमेंट हैं, कितने कितने एलिमेंट ले सकते हो? एक तो कुछ भी मत लो, एक 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 ले सकते हो, दो दो भी ले सकते हो, और तीन तीन भी ले सकते हो, है ना? हाँ, 2 की पावर n होता है, अगर a में n एलिमेंट है तो पावर शेड कॉर्ड होता है 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, 2 टू द पावर। ठीक है, उस पे आते हैं अभी हम, उस पे भी चर्चा करेंगे। ये क्लियर है? आ गया 8। देखो मैं थोड़ा सुंदर लिखने का कोशिश करूंगा, बट आई डोंट देखना। पावर सेट ऑफ ए में पहला एक एलिमेंट कौन सा आएगा? 5। अगला एक एक एलिमेंट वाले सबसेट्स बनाओ। एक एक एलिमेंट वाले, एक केवल 3 को लेके बना सकते हो, एक आप केवल 7 को भी लेके बना सकते हो, एक आप केवल 2 को भी ले सकते हो। फिर दो दो एलिमेंट वाले सबसेट्स बनाओ, दो दो एलिमेंट जिसमें हो। तो दो दो एलिमेंट लेना चाहते हो तो एक 3 और 7 ले सकते हो साथ में, एक 3 और 2 भी ले सकते हो साथ में, और एक 7 और 2 भी ले सकते हो साथ में। उसके बाद लास्ट में 3 एलिमेंट वाले, तो 3 एलिमेंट तो सारे एक साथ ले लोगे, 3 7 2, है ना? अब बी वाले पार्ट का उत्तर देते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए? ये लिख लिया करो बार बार, ऑर्डर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कितने एलिमेंट है ए में? और पी ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, कितने हैं? 8। क्या हो गया? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। एक चीज बताओ मुझे, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है मैं जो लिखने जा रहा हूँ? क्या होती है थ्योरम? हम्म, n c0 आगे, लास्ट में, है ना? ये होता है। ओके, मान लो, मैंने ए और बी दोनों को 1 रख दिया इसमें, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। 1 की कोई भी पावर क्या होगी? 1। 1 को 1 में मल्टीप्लाई भी करोगे तो आएगा 1। तो क्या बचेंगे यहाँ से? यहाँ से nc0, फिर nc1, एन सो वन क्या आएगा? ncn। 1 + 1 कितना होता है? 2।
तो 2 टू द पावर n क्या आ गया, nc0 प्लस nc1 एंड सो ऑन ncn। अब इसका उपयोग करते हैं, कहीं देखिएगा, तो लिखो पहले। यहाँ पे एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का क्या, कॉम्बिनेशन भूल जाओ, कॉम्बिनेशन तो पढ़ाया नहीं मैंने, कॉम्बिनेशन परमुटेशन वर्ड मत यूज करो, वैसे बताओ क्या एक्चुअल मीनिंग है एनसीआर। एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसेट्स बना सकते, ज्यादा प्रिसाइज वर्ड है सबसेट। तो एन एलिमेंट वाले सेट में आर एलिमेंट वाले कितने सबसेट्स बना सकते हो, वो होता है एनसीआर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इस बार लिख लो इसको, लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया ना, आगे चलें, देखना, हाँ लिख लो, ये नहीं आएगा, मिट्टी का थोड़ी, यही रहेगा। ठीक है, क्या हो गया, ब्लॉक की सीरीज हो गया। हाँ देखो इधर, एनसीआर क्या होता है, एनसीआर इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑर्डर आर, या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑर्डर आर मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग आर एलिमेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑर्डर आर इन अ सेट ऑफ ऑर्डर एन, एक सेट जिसमें एन एलिमेंट है, उसमें आर ऑर्डर वाले कितने सबसेट्स बनेंगे, वो क्या होता है, एनसीआर। ठीक है, अच्छा अगर एक सेट में एन एलिमेंट है तो कौन कौन से ऑर्डर वाले सबसेट आप बना सकते हो, जीरो ऑर्डर वाला एक बना सकते हो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, कौन होता है वो, एम्प्टी सेट। एक वन ऑर्डर वाला बना सकते हो जिसमें एक एक एलिमेंट हो, दो ऑर्डर वाले, तीन ऑर्डर वाले, ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर तक के बना सकते हो, एन ऑर्डर तक के, है ना। तो जो आपका एन सी जीरो है, व्हाट इज एन सी जीरो, नंबर ऑफ सबसेट्स, मान लेते हैं ऐसे, देखते हैं, इधर देखना जरा ध्यान से, मैं अलग ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि बार बार इतनी लाइन लिखना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सपोज करो मैंने एक सेट लिया जिसका ऑर्डर एन है, ये तो समझते हो मीनिंग, मॉड ए मतलब एक सेट है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है। देन व्हाट इज एन सी जीरो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग कितने एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, ठीक है। व्हाट इज एन सी वन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, ये नहीं लिखा है ना, हैविंग कितना एलिमेंट, वन एलिमेंट, ऐसे सो ऑन व्हाट विल बी एन सी एन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग एन एलिमेंट्स। इन सबको जोड़ दोगे तो सारे सबसेट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, कोई सबसेट में या तो जीरो एलिमेंट होंगे, या तो एक एलिमेंट होगा, या तो दो एलिमेंट होगा, या तो ज्यादा ज्यादा एलिमेंट होगा। अगर मैं सबको जोड़ दूं, अगर मैं सबको जोड़ दूं, लिख लो इसको पहले,
ठीक है, लिख लिया ये। तो अगर मैं जोड़ दूं सबको, अगर मैं लिखूं NC0 प्लस NC1 प्लस सो ऑन NCN, तो ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, है ना। और ये सम अभी हमने देखा था बायनोमियल थ्योरम से किसके बराबर आता है? इसका मतलब 2 टू द पावर n इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जहां पे ए एक सेट था जिसमें कितने एलिमेंट थे? n एलिमेंट। अगर ए एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, उसके कितने सबसेट बनेंगे टोटल? 2 टू द पावर। तो 3 एलिमेंट वाले में कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 3 मतलब 8 बनेंगे। 2 एलिमेंट वाले में 2 टू द पावर 2 मतलब 4 बनेंगे। समझ गए ना ये? मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज n, मतलब ए हैज n। ठीक है, मॉड ए मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, आगे चले, हो गया, लिख लिया ना? लिखना है अभी? चलो एक क्वेश्चन करो पहले। बातें मत करो। ये देखो, इधर देखो ध्यान से, पहले सेट पढ़ना आना चाहिए आपको। मैंने बताया था सेट को कैसे पढ़ते हैं। जैसे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना, ये होगा तभी ये कर पाओगे। वैसे ही सेट में आने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, होती है, जो आपको पढ़नी चाहिए पहले। ए में आने की क्वालिफिकेशन दो हैं, एक सच दैट के पहले होता है और एक सच दैट के बाद। कभी कभी सच दैट के बाद दो तीन भी हो सकती है, ऐसा भी हो, फिर ऐसा भी हो, फिर वैसा भी हो, है ना। तो सारी कंडीशन पढ़नी है, कॉमा कॉमा करके जितनी भी लिखी। अब यहाँ पे एक पहली कंडीशन तो ये है कि एक्स रियल नंबर होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन है ए में आने की कि भाई तुम रियल नंबर होने चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि तुम्हारे स्क्वायर में वन जोड़ के जीरो आना चाहिए। तो वो रियल नंबर लेने हैं जिनके स्क्वायर में वन जोड़ के जीरो आए। अब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, उसमें वन जोड़ दोगे तो वन से बड़ा आ जाएगा ना वो, फिर वो नहीं, कम से कम वन होगा। ठीक है, तो कभी जीरो तो नहीं हो सकता है। तो ये क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर के लिए, इसको देखना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो जब दोनों साइड में वन जोड़ दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स को जीरो लेगे तो जीरो हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो ये हमेशा वन से बड़ा आएगा और वन हमेशा जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा जीरो से क्या आएगा? स्ट्रिक्टली बड़ा, कभी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या आ जाए? जीरो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना सेट जो ए है ना, उसमें कुछ नहीं आने वाला, मतलब वो एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट। और अगर वो एम्प्टी सेट है तो फिर पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं?
पावर सेट में हमेशा एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 की पावर n। n क्या होता है, ए में कितने एलिमेंट है, ए हमारा जो है 5 आ रहा है, उसमें कितने एलिमेंट है 0, 2 की पावर 0 कितना है, ठीक है ना। कितने आगे लिख लो इसको पहले। लिख लिया, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होकर बस बता दिया करो कि नहीं लिख पाए हो तो मैं रुक जाऊँ, ठीक है? हो गया। अब देखना एक बार ध्यान से इधर, हाँ बातें बंद, इधर देखो, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इसमें आप इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हो, कैसे देखना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जो कि सेम एज ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, जितने सबसेट्स हैं वही तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट होगा। पावर सेट क्या कंटेन करता है, सबसेट्स, तो जितने सबसेट्स होंगे दैट इज द ऑर्डर ऑफ पावर सेट, है ना। अब ये आया किसके बराबर है, 2 की पावर n के, n किसके बराबर था, a के ऑर्डर के। अब याद रखना, पावर सेट ऑफ एक ऑर्डर होता है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ, पावर सेट ऑफ एक ऑर्डर होता है 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में जो आया है, देखना हमारे क्वेश्चन में एक ऐसा सेट आया है, लिख रहे हो, लिख लो, देखिए हमारे सेट में ए जो आया है वो 5 आया है, ए 5 आया है, तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की बात करूं तो वो होगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए 5 सेट आया है तो ए में कितने एलिमेंट है, 0, ए में 0 एलिमेंट है तो 2 की पावर 0 होगी, कितना हो जाएगा ये 1। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब चलते हैं अगला जो आपका हिस्सा है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन से तात्पर्य क्या है, ऑपरेशन से तात्पर्य है यहाँ पे सेट ऑपरेशन। जैसे नंबर्स में ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे सेट्स में भी ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, है ना। ये सारे ऑपरेशन हम सीखेंगे। उसके अलावा एक और आएगा जो आज तो नहीं कराएंगे, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आगे की पूरी थ्योरी वही बनाएगा। पहला है यूनियन। यूनियन क्या होता है, तो लिखो, आप लोग लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, एनी टू सेट्स, है ना, देन द यूनियन of A and B is denoted by A union B, and it is defined as the set, क्या सेट, A यूनियन B, इधर देखना ध्यान से, is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो या तो A में हो या फिर B में हो, दोनों में है तब भी, ये नहीं कि सर आपने कहा था या A में हो या B में,
जो दोनों में है वो भी तो ए और बी में दोनों में है, मतलब ए में भी है और बी में भी है। ये सिंपल से कह रहे हैं जो ए का एलिमेंट है वो भी यूनियन में आएगा, जो बी का एलिमेंट है वो भी यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी इज द कलेक्शन ऑफ दोज एक्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। किसी भी एक में है तो कहाँ आ जाएगा, यूनियन में। तो दोनों में है तब भी तो किसी एक में है, तो तब भी वो कहाँ आएगा, यूनियन में। ठीक है, तो यूनियन में ये एलिमेंट आते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, एक कभी कभी हम प्रूव करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, एग्जाम में पक्का आती है। एक बार तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया है। हमको क्या प्रूव करना पड़ता है, सेट थ्योरेटिकल लॉजिक्स। ऐसे लिखा होगा ए बी सी 3 सेट दिए होंगे, कहेंगे प्रूव करो कि वो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आप वहां प्रूव करते थे 10th क्लास में, प्रूव करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो क्या कहलाती थी, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ही हमारे पास सेट दिया होगा, जैसे मान लो ए बी सेट दे दिया, पूछेंगे प्रूव करो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। तो ये तो है ही, इसमें कौन सी बड़ी बात, तुमको लगेगा इसमें क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन तो होता ही है। पर जो होता ही है ऐसे नहीं, उसके लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक वे है प्रूव करने का। पहले आपको जानना पड़ेगा ए यूनियन बी में क्या आता है, फिर आपको जानना पड़ेगा बी यूनियन ए में क्या आता है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, सेट इक्वल कब होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों एक दूसरे में कंटेंट। अगर मुझे दिखाना है कि एक सेट x बराबर एक सेट y है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा x y का सबसेट और y x का सबसेट है। और कैसे दिखाओगे कि x y का सबसेट है, सुनना जो लाइन में बोलने वाला हूं, तुम लोगों की यहाँ बहुत भयानक भयानक चीजें, तुम भयानक मतलब क्या बोलूं, डिफिकल्ट नहीं, भयानक मतलब अच्छी चीजें, बहुत अच्छे लेवल की चीजें सीखने वाले। जब भी आपको प्रूव करना है x इक्वल टू वाई, तो तरीका तो ये है कि आपको दिखाना है x का हर एलिमेंट y में है और फिर दिखाना है y का हर एलिमेंट x में है। अब कैसे दिखाओगे कि x का हर एलिमेंट y में है, अब एक एक एलिमेंट लेके थोड़ी दिखाओगे, ये देखो ये वाला भी है, ये देखो ये वाला भी है, ये देखो ये वाला भी है। कभी कभी तो सेट दिए ही नहीं होंगे, पता ही नहीं होगा, ऐसे कह दिया मैंने, मान लो प्रूव करो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है, वरना ए दिया है बी दिया है, प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करोगे। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, आपको दिखाना है x बराबर y। x बराबर y दिखाने के लिए क्या दिखाओगे, इसका हर एलिमेंट यहाँ है और इसका हर एलिमेंट यहाँ है। तो तुमको एलिमेंट तो दिख ही नहीं रहे, दिख रहा है क्या कुछ, ए और बी दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड जेनेरिक एलिमेंट। जेनेरिक मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, दैट विल बी डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। वो एलिमेंट किससे डिफाइंड होगा, उसकी प्रॉपर्टीज से। जैसे ए यूनियन बी में आने की प्रॉपर्टी क्या है, या तो वो ए में हो या तो वो बी में। ए यूनियन बी में आने के लिए क्या चाहिए, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो। तो अगर मैं x कोई भी जेनेरिक एलिमेंट, ऐसे लिखा रहेगा, लेट x बिलोंग्स टू यूनियन बी एनी, बी एनी मतलब कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी का है, उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, या तो वो ए में होगा या तो बी में। तो आप ऐसे लिख पाओगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, है ना। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। अब x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए किस में आने की प्रॉपर्टी है, बी यूनियन ए में आने की प्रॉपर्टी। तो जो x आपका ए यूनियन बी में था वो कहाँ आ गया, अब बी यूनियन ए में। इसी को रिवर्स कर दोगे तो जो बी यूनियन में होगा वो कहाँ जाएगा, ए यूनियन बी। इस प्रकार से प्रूव किया जाता है। जब भी आपको सेट को इन्वॉल्व करने वाली आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, हम एलएचएस वाले सेट में एक जेनेरिक एलिमेंट x लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज या डेफिनेशंस को यूज करके दिखा सकें कि वो एलएचएस वाला जो एलिमेंट है वो आरएचएस वाले सेट में आ रहा है। फिर एक आरएचएस वाले सेट में लेके चलते हैं और दिखाते हैं वो एलएचएस वाले सेट में आ रहा है। जब दोनों दिखा देते हैं तब प्रूफ होता है कि वो इक्वल है। ठीक है, फीलिंग से नहीं होता यहाँ कि हाँ ये तो होगा यार, ए में यूनियन बी करो चाहे बी में यूनियन ए करो बराबर है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब प्रॉपर प्रूफ देना, ठीक है, हमारे पास समझ में। तो ये आएंगे, अभी हम इस पे तो चर्चा करेंगे, अभी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी में आते कौन है, कौन आते हैं, जो या तो ए में हो या तो बी में। तो ये लाइन अब जो मैं लिखा रहा हूं उसको जरूर लिखना, वो तो हम बाद में फिर देख लेंगे। ये जरूर लिखना, नोट, पहला नोट, एक्स कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी में आने की शर्त क्या है, या तो तुमको ए में आना पड़ेगा या तो तुमको बी में आना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मतलब x ए में है या x बी में है, और अगर x ए में है या बी में है तो फिर कहां आ जाएगा वो, ए यूनियन बी में।
इसलिए यहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाते हैं जानते हो? अगर मैंने लिखा है P इफ एंड ओनली इफ Q, तो मतलब जब भी P ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा, और जब भी Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई A यूनियन B में आने की शर्त। अब मुझे ये बताओ A यूनियन B में ना आने की शर्त क्या होगी? अगर मैं चाहता हूं, मैं कहूं कि X डजंट बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये मैं कब कह पाऊंगा, ये बताओ मुझे। एक एलिमेंट में चाहता हूं A यूनियन B में ना आए, तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि वो यूनियन B में ना आए? ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस एलिमेंट के पास? ना तो दोनों से एक में भी हुआ तो यूनियन में आ जाएगा, याद रखना। दोनों में से एक में भी हुआ तो यूनियन में आ जाएगा। अगर यूनियन में नहीं आना है, हाँ एक मिनट रुको, कौन आप कौन बोलना चाहता है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो अभी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पड़ा है? अभी मैं प्रॉपर्टी एलिमेंट की बताना चाह रहा हूँ आपको कि एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी। हाँ, तो प्रॉपर्टी ये होगी, देखना, एक्स अगर मैं चाहता हूं कि ए यूनियन बी में ना आए, ऐसे देखो ना, क्या हो गया कि यूनियन में आ जाए। यूनियन में क्या हो जाएगा? जब ए में आ जाए बी में आ जाए। तो यूनियन में कब नहीं आएगा? ना तो ए में आए ना तो बी में आए। तो जब दोनों में ही ना आए तभी कहां नहीं आएगा? यूनियन। इसका मतलब ये हुआ एक्स नाइदर बिलोंग्स टू ए नॉर बिलोंग्स टू, ये सब आपको पता होना चाहिए, अभी बार बार यूज करेंगे हम कि यहाँ है ये यहाँ नहीं है। तो होने का क्या मतलब है, ना होने का क्या मतलब? एक्स का ए यूनियन बी में होने का मतलब है एक्स या तो ए में है या तो बी में है। ना होने का मतलब है ना तो वो ए में है ना तो वो बी में। एक्स नहीं ए में है नहीं बी में। ठीक है, आई बात समझ में? अब यूनियन का एक वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम जानते हैं आप लोग? वेन डायग्राम में क्या होता है, देखिए, ये आपका पूरा सेट ए है ना, ये पूरा सेट ए। हेलो, बातें मत करो। ये ए है और ये पूरा सेट आपका बी है ना? ये पूरा ही आ जाएगा। ठीक है ना? इनका यूनियन क्या होगा, ये दोनों ही मिला दो। तो ये देखो जो यहाँ पे पिक्चर बनी है उसमें सारा ही कवर कर रखा है ना, ये यूनियन हो गया। ठीक है, यूनियन मतलब दो के दोनों पूरे कलरफुल कर। ठीक है, ये ए यूनियन भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी जब मैंने येलो कलर के ऊपर ये ग्रीन कलर चलाया तो आपको दिख रहा होगा कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे येलो और ग्रीन दोनों है, हालांकि वो येलो वाला छुप गया है ग्रीन के नीचे, लेकिन है दोनों। वो हिस्सा क्या कहलाता है आगे? इंटरसेक्शन। ठीक है ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम हो गया इसका। बना लिए? एक क्वेश्चन बताओ। बना के साइड कर देना दोनों को बस। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ए यूनियन बी बताओ। देखो सुनो, पहली बात, ए यूनियन बी लिखने का तरीका ये है, पहले ए के सारे लिख लिया करो, फिर बी के लिखना शुरू करो, जो दोबारा आ रहे हैं उनको मत लिखो, बस इतना ही करना है। ए यूनियन बी लिखना है तो पहले आप ए के सारे लिख लो,
ए बी सी ई एफ। अब बी के वो लिखो जो अभी ना लिखे हो। तो जैसे बी तो लिख रखा है आपने, तो दोबारा नहीं लिखोगे, है ना। डी आएगा, आर आएगा, एस आएगा, तो ये आपका ए यूनियन बी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताना है। चलो धन्यवाद, आज की कक्षा यही समाप्त।